हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक चैनल पर। मेरा नाम है प्राची और आज हम सब जुड़े हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम सीटेट के लिए जो मैथ्स पेडागॉजी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पेपर 1 में भी आता है और 2 में भी आता है। ठीक है, आप जानते हो कि पेपर 1 में 30 मार्क्स का आपसे मैथ्स पूछा जाता है, जिसमें 15 मार्क्स की आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है और 15 की ही आपसे 15 का कंटेंट पूछा जाता है। वैसे ही पेपर 2 में भी हाफ पेडागॉजी होती है और हाफ आपका कंटेंट होता है। तो जो पेडागॉजी है मैथ्स की, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है। मैराथन सेशन होगा क्योंकि हम यहाँ पर 2 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागॉजी के। ठीक है, तो आप सब रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को, रिलैक्स होकर, और आपको सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एक पेडागॉजी का आपका मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। हम आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर की, मैथ्स पेडागॉजी के, और जो जुलाई 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेडागॉजी क्वेश्चन की, और पेपर 1 के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पेपर 1 आपका हुआ था दिसंबर 2018 में और जुलाई 2019 में, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आराम से रिलैक्स होकर आपको चीज़ों को समझना है और बढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है अब आप रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मैथ्स का जो पेडागॉजी का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको विजिबल हो रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है डायरेक्शन में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। सीटेट में जो पेडागॉजी का पोर्शन होता है उसमें आप ये नहीं आपको होता कि आपको गलत ऑप्शंस हटाने हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस में से लगभग आपको 2 से 3 ऐसे मिलेंगे जो कि ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे ठीक, सबसे सटीक आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो पेडागॉजी की यही खासियत है। पेडागॉजी को समझना उसे ही बोलते हैं कि आप बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएँ। क्लियर है इतनी बात? बाकी जैसे जैसे आपको और चीज़ उसमें समझनी है या करनी है उसका डिस्कशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। अब पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना देरी के। 31st क्वेश्चन आपके सामने है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कंटेंट हो या पेडागॉजी हो। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर लिखा है नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप एक चीज़ का असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो किस चीज़ का, कि जो प्राथमिक कक्षा होती है, प्राइमरी क्लास होती है, उसमें बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इस बात का आकलन करने के लिए आपको किस पर ध्यान नहीं देना है, इन चारों पॉइंट्स में से ये आपको बताना है। पहला पॉइंट क्या कहता है, गणितीय अवधारणाओं को समझे बच्चा। दूसरा है गणितीय भाषा का उसमें विकास हो। तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता हो, एक्यूरेसी हो। चौथा है तर्क कौशल का विकास, उसमें रीजनिंग स्किल्स आ जाएं। अब आप आराम से ही चारों ऑप्शन पढ़िए। पहले आप अपने तरीके से इसका आंसर मार्क करिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बताऊंगी और इनमें से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़िए इसको, कुछ सेकंड्स लीजिए, फिर इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। 31st क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। पहले हम राइट आंसर जो है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या कहता है,
गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो आप प्राइमरी क्लास के बच्चे से मैथ्स की जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करके वो आपको एक्यूरेसी से दे, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब आप ये देख रहे हो कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीख रहे हैं। समझो, क्वेश्चन में भी तो कुछ आपको पॉइंट दिया है ना, मेंशन किया है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आपको आकलन करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है इन चारों में से। देखिए, वो गणित की अवधारणाओं को समझे, आपको उस पर ध्यान देना है। उसमें गणित की भाषा का विकास हो, आपको ध्यान देना है। तर्क कौशल का विकास हो, वो अपना माइंड लगाए चलाए, ठीक है, दिमाग अपना, उस पर आपको ध्यान देना है। गणित की समस्याओं का जवाब दे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सटीकता से दे। इसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि बिल्कुल सटीकता से ही बच्चा जो है वो जवाब दे। क्लियर है? 31 का जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है, फटाफट से इसको समझिए। 32 कहता है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये पेपर 1 है, 1st to 5th क्लास के लिए जो हम पेपर 1 देते हैं सीटेट का, तो इसमें आपसे प्राइमरी ही क्लासेस के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, प्राइमरी मैथ्स के बारे में, प्राइमरी क्लासेस के बारे में, ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी कि इनका क्रम क्या होना चाहिए। जब हम प्राइमरी क्लासेस में गणित के किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं तो किस तरह से हमें निर्देशों का पालन करना चाहिए, किस क्रम में, कि सबसे पहले हम किस चीज़ पर फोकस करें, उसके बाद किस चीज़ पर फोकस करें। चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, सिंबल्स को यूज़ करना, ठीक है। थर्ड है अनुभव प्रदान करना, और चौथा है भाषा के माध्यम से समझाना। तो किस क्रम में, ठीक है, किस क्रम में आप इसको लगाएंगे, ये आप फटाफट से लगा लीजिए, फिर मैं आपको उसका राइट आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। हमारी कोशिश है कि हमने 2 सेट डिस्कस करने हैं, 2 पेपर, एक 2018 का, एक 19 का। अगर सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो ठीक है, तो थोड़ा सा आप फास्ट अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि सबसे पहले आप ध्यान दोगे अनुभव प्रदान करना, आप उनको एक्सपीरियंस से कनेक्ट करोगे, ठीक है, आप किसी चीज़ के एक्सपीरियंस को उनको बताओगे, फिर आप क्या करोगे, भाषा के माध्यम से समझाओगे। पहले किसी एक्सपीरियंस के बारे में समझाओगे, एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें बताओगे, फिर भाषा के माध्यम से समझाओगे, उसके बाद चित्र बनाना आप उनको बताओगे चित्र के माध्यम से, और एंड में आता है आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यानी कि सिंबल्स की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो बेस्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, जो बेस्ट यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस होगा किसी भी प्राइमरी क्लासेस में किसी गणित के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप उन्हें अनुभव प्रदान करेंगे, ठीक, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर चित्र बनाना, और फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है 32 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। 33 आपसे कहता है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई हैं, 83 में से किसको माइनस किया जा रहा है, 27 को, और उसने लिखा है माइनस करके 64, बच्चे ने ऐसा किया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, यानी उसने सब्ट्रैक्शन में क्या सीखा है, ये आपको ये एक्सप्रेशन देख के बताना है। जब उसने माइनस किया है, किस तरीके से उसने माइनस किया है, ये उसके घटाने का कौन सा तरीका बताएगा कि उसने किस तरह से घटाना सीखा है या क्या कमी है उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। दूसरा कहता है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तीसरा है बच्चा 2 अंकों वाली संख्या के घटाव की प्रक्रिया को जानता है। और चौथा कहता है ये गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। देखिए, पहले क्वेश्चन में समझ लेते हैं हुआ क्या है। 83 में से 27 को जब आप माइनस करोगे, 83 में से 27 को तब आप माइनस करते हो, तो यहाँ से आप लेते हो यहाँ से, ठीक,
एक नंबर यहाँ से आप लोगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे तो आएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5। क्लियर है? 56 इसका राइट आंसर आएगा। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है, कैरी ले लिया था यहाँ पर, इसको 13 कर लिया था, ये आपको आता ही होगा, ठीक है। इस बच्चे ने क्या किया है, इसने ऊपर बड़ी छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या, ये नहीं देखा, बस 4 और 3 का डिफरेंस, 7 और 3 का डिफरेंस 4 लिख दिया, और 8 और 2 का डिफरेंस 6 लिख दिया। यानी इसको ये नहीं पता है कि घटाने में अगर ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है तो इधर से हासिल यानी कि कैरी लेते हैं, तो इसे ये नहीं पता। इसका मतलब क्या है, बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, जानता तो वो है, दो संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया को वो जानता है, सही से नहीं जानता है, गलती है बार बार अभ्यास। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है, उसके बारे में गलत धारणा है, उसको प्लेस वैल्यू का नहीं पता है कि इधर अगर यहाँ दहाई के अंक, इकाई के अंक पर कुछ है तो दहाई से इधर एक अंक ले सकते हैं, यानी उसको स्थानीय मान के बारे में सही से नहीं पता है इस घटाने की प्रक्रिया में, इसलिए उसे सिर्फ डायरेक्टली इनको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, घटा दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 आपके सामने है और कहता है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन, अधिगम होता है लर्निंग और आकलन होता है उसका असेसमेंट करना। अधिगम हमको सीखते हैं और फिर जब उसका असेसमेंट यानी कि आकलन करते हैं। तो अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जब हम सीखते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं तो वो जो एक साइकिल होता है, चक्र होता है, उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। इस तरह से 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला पॉइंट कहता है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही एकीकृत उसका क्या कर लिया जाए, आकलन कर लिया जाए, इंटीग्रेटेड असेसमेंट कर लिया जाए। दूसरा कहता है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाए और उसका संगठन करे। थर्ड कहता है उसकी डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग रिपोर्ट है प्रोग्रेस की, वो बनाए, और बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करे, यानी रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए इन चारों में से, आप अपने आंसर को मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 में से क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, अरेंज कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ 34 क्वेश्चन का। 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की आप योजना बनाओगे और उसका संगठन करोगे। संगठन मतलब क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। तो सबसे पहले हम किसी भी काम में क्या करते हैं, प्लानिंग, योजना। तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन आप करोगे, फिर आप क्या करोगे, प्रगति रिपोर्ट का विकास बनाओगे, जो भी उसकी प्रोसेस है डेवलपिंग की वो रिपोर्ट बनाओगे, और फोर्थ बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करोगे और कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, डिस्कशन करोगे, डिस्कस करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो कैसे आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है, और आप अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है, ठीक है। अगर आप मैथ्स पेपर 1 में तो मैथ्स कंपलसरी है ही, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो तो आपने कितनी तैयारी कर ली है, कि आपने अभी तक पेडागोजी पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए 35 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। नहीं है यहाँ पर भी। तो जो रोमन अंक होते हैं उनका यूज़ आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल क्या होते हैं। तो रोमन अंक ये होते हैं, इसे हम फर्स्ट ऐसे लिखते हैं ना, सेकेंड, फोर्थ, ये रोमन नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रोमन अंकों का यूज़ आमतौर पर हिंदू अरबी अंक जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हिंदू और अरबी में नहीं करते आमतौर पर, ऐसा क्यों होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक।
पढ़ लीजिए इनको और अपना बेस्ट आंसर आप मार्क कर लीजिए। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना और चारों ऑप्शन पढ़ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 का क्यों नहीं करते हैं। तो 35 का फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको लिखना है 54, तो ये 5 लिख लिया आपने, ठीक, और ये लिख लिया 4, फिर आपके पास है 1, फिर है 9, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से अंकों को लिखोगे तो स्थानीय मान नियोजन करना उनका मुश्किल हो जाएगा और कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आम तौर पर हिंदू अरबी में इन अंकों को नहीं लिखा जाता। तो पहला ऑप्शन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा, इनको क्यों नहीं लिखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 आपसे कहता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक कहता है बच्चों से कि आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं उनके जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, अपने शब्दों में समझाइए। तो वो उस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे बेस्ट जो उसका अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। शिक्षक बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़िए और जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको करना है। पहला कहता है ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा कहता है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डमशराज खेलते हुए आनंद लेते हैं। थर्ड है ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। और फोर्थ है ये एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। अब देखिए बहुत क्लोज ऑप्शंस है, आपने क्या आंसर इसका लगाया है, ठीक है, वो देखना और क्या इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, जो कि बेस्ट इसका जो है। देखिए सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि वो वस्तु को समझने में आनंद लेते हैं, इसलिए ऐसा टीचर ने बोला है। फोर्थ में कह रहा है कि उपयोगी गतिविधि है और ये बच्चे को आकारों का परिचय कराएगी। बात तो दोनों ये भी ठीक है, ठीक, खाली समय वाली तो नहीं इसमें लगाएंगे, लेकिन बात तो सेकंड और फोर्थ भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट है थर्ड। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से, ठीक है, इनफॉर्मली किसी वस्तु के भौतिक गुणों को देखने को बताएगा, उन्हें अवसर देगा। तो आकारों के बारे में जो उनकी समझ है वो क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, डीप हो जाएगी। क्लियर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित के बारे में आप क्या कहोगे। जो अशिक्षित दुकानदार हैं, इलिटरेट शॉपकीपर्स होते हैं, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाला जो मैथ्स होता है उसके बारे में आप क्या बोलोगे। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं होता, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, उसमें इस अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, पेडागॉजी का मतलब है बेस्ट ऑप्शन, ये आप समझ लीजिए। क्लोज आपको ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट आपको चूज करना है। 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अशिक्षित दुकानदार द्वारा यूज़ किए जाने वाले मैथ्स की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। कहते हैं ना कि मोटे मोटे तौर पर कि अगर आपको ऐड करना है 10, आपको 11 और 21 को ऐड करना है, तो पहले आप क्या करोगे, मोटा मोटा 10 और 20 को ऐड कर लोगे, फिर एक एक वहाँ से ऐड कर लोगे। क्या मैं बोल रही हूँ, 11 और 21 आपको ऐड करना है। अब तो आप आराम से कर लोगे, आप बड़े हो गए हो, छोटी एज में, कि आपको 11 और 21 ऐड करना है, तो 10 यहाँ से ऐड कर दो, 20 यहाँ से, और एक एक का दो दोनों यहाँ से ऐड कर दो, तो 32 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये मोटा मोटा होता है। तो जो इलिटरेट शॉपकीपर होते हैं वो इसी तरह से कुछ अपना मैथ्स जो है लगाते हैं, तो वो वैकल्पिक रणनीति के रूप में अच्छा काम कर सकता है, उसकी चर्चा की जा सकती है,
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, विषम समूह का मतलब है हेटेरोजीनियस ग्रुप। विषम समूह है बच्चों का, उनको कैसे संभालना चाहिए। सब बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। विषम समूह है बच्चों का, शिक्षक उनको कैसे संभालेगा। पहला है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। दूसरा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। थर्ड है अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। और कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उस क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देना। बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। 38 का क्या होगा। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 कहता है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख के। क्यों? जिससे वे एक दूसरे से सीखें। यानी ऐसा नहीं है जिनकी कम एबिलिटी है उनको अलग कर दिया, उनको इजी क्वेश्चन दे दिए, फिर मीडियम वालों को थोड़े और टफ दे दिए, और जो हाई एबिलिटीज़ के हैं इंटेलिजेंट बच्चों में आते हैं, है ना, जिनकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा, उन्हें और टफ क्वेश्चंस दे दी। ऐसा नहीं करना है, सबको साथ में रखना है जिससे सब एक दूसरे से सीख सकें। बेस्ट ऑप्शन है थर्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं। सीखने का प्रतिफल मतलब लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग। ठीक है, सीखना, इसको गणित में क्यों विकसित किया जाता है, क्यों डेवलप किया जाता है, जिससे पहला ऑप्शन है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या फिर वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। 39 का राइट आंसर क्या होगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ये आपको बताना है। 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, ठीक है, इस कक्षा में वो ये सीखेगा, फिर अगली कक्षा में ये सीखेगा, और उसके कौशल को परिभाषित किया जाए। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू अचीव बाय चिल्ड्रन। ठीक है, क्लास वाइज हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, कि इस क्लास में वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीखेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में वो डिवीजन को सीखेगा, तो इस तरह से। इसलिए सीखने के प्रतिफल, आउटकम्स, है ना, इसीलिए दिखाए जाते हैं। क्लियर है ये बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। दूसरा है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तीसरा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। और चौथा है बच्चों का अन्वेषण, बच्चों को अन्वेषण में लगना, है ना, एक्सप्लोर करना। तो कौन सी एक्टिविटी है ये आप बताइए। तो 40th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। भाई एक्सप्लोर करना वो सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है। इनमें से एक्टिविटी क्या है, एक्सप्लोर करना, अन्वेषण करना, बच्चों को किस चीज़ में इंगेज करना, कि आप किसी चीज़ से कुछ एक्सप्लोर करो, देखो उसमें क्या है, क्या नया है, क्या उसकी शेप है, तो उन चीज़ों से आप सीखो, तो वो होती है एक्टिविटी। तो 40 का जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 आपसे कहता है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन, काउंटिंग का जो स्किल है वो डेवलप करना है, गिनती का। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कंसेप्ट। प्री नंबर कंसेप्ट जो होता है ना, पूर्व संख्या अवधारणा, उसके लिए क्या सीखना ज़रूरी नहीं है। 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, एक एक संगता, सीरिएशन क्रमबद्धता यानी कि सीरियल में, रिसाइटिंग नंबर नेम रेंडमली, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या फिर समूह बनाना, क्रिएटिंग ग्रुप्स। तो क्या नहीं ज़रूरी है ये आपको बताना है। 41 का राइट आंसर क्या होगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ज़रूरी नहीं है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यानी कि आप उनके सामने ये दे दो, वो बोल दें ये 5 है, ये 10 है, ये 49 है, तो ये ज़रूरी नहीं है।
1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस ज़रूरी है, सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी है, ग्रुप्स बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो रिसाइटिंग नंबर नेम है रेंडमली वो आवश्यक नहीं है। अगर बच्चों को गिनती सिखानी है और उसमें भी क्या कंसेप्ट है, पूर्व संख्या अवधारणा। पूर्व संख्या अवधारणा में आप यदृच्छिक रूप से कैसे कर लोगे, पूर्व संख्या वाली अवधारणा है ना, आपसे पूछ रहा है 5 से पहले क्या आएगा, आपने बोल दिया 4, ठीक। तो ये इसमें अचानक से यानी कि यादृच्छिक रूप से रैंडमली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, ज़रूरी हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने बोला लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या बोलोगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, उसने फॉर्मूला बता दिया। क्या बता दिया, फॉर्मूला, सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उस बच्चे की समझ के बारे में आप क्या बोल सकते हो। पहला है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। थर्ड है, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। फोर्थ कहता है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। अब एक बात आप बताइए, आप मैथ्स आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट नहीं भी है तो क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये इसने रेक्टेंगल यानी कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ क्षेत्रफल। टीचर ने सिर्फ पूछा क्षेत्रफल क्या है, उसने आयत का क्षेत्रफल बता दिया। इसका मतलब क्या है, 42 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को भी आयत का क्षेत्रफल समझ लिया। सामान्य क्षेत्रफल को भी उसने क्या समझ लिया है, आयत का क्षेत्रफल। सिंपल है। ये आप कब बता पाओगे, जब आपको पता होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई आयत होता है, तभी तो आप ये सेकंड ऑप्शन पकड़ पाओगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए क्या सही है। पहला है, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। दूसरा है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। तीसरा है, हर कोई गणित सीख सकता है। चौथा है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। 43 का देखिए, कभी भी आप किसी सब्जेक्ट को जेंडर बेस पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि लड़कियां, आमतौर पर ही सभी की धारणा होती है कि जो मैथ्स है उसमें लड़के अच्छे होते हैं और लड़कियां अच्छी नहीं होती। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा दूंगी। अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, और पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में ही नहीं, आपको जेंडर किसी चीज़ में भी आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें कम होता है या ज़्यादा होता है। समाज में तो लोग ये धारणा रखते हैं, लेकिन ऑफिशियली एग्ज़ाम वगैरह के लिए आप ये सोच नहीं रख सकते, और आप ना ही रखें तो बेहतर है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर कोई गणित सीख सकता है। सिंपल सी बात है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो आपको हर सब्जेक्ट की करनी होती है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप प्रैक्टिस से बार बार पढ़ने से ही सीखते हो, तो गणित भी ऐसा सब्जेक्ट है हर कोई सीख सकता है। 43 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल या रियलिटी ही बताती हूँ। DSSB TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ 2021 में, ठीक है। उसमें फ़ीमेल का एग्ज़ाम अलग होता है और मेल का एग्ज़ाम अलग होता है। और ये बात मैंने भी बहुत सुनी है कि लड़के अच्छे होते हैं मैथ्स में, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसमें जो 200 मार्क्स टोटल मार्क्स थे, और जो मेल की कट ऑफ है ओवरऑल वो 90s में गई, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 110 प्लस गई। अब आप मुझे ये देखकर, और मेल की 90 जाने के बावजूद भी वैकेंसी खाली रह गई, फीमेल की खाली नहीं रही। फीमेल की पहली कट ऑफ कम पर 102 पर लगी थी, लेकिन जब ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट थी फीमेल में तो वो कट ऑफ बढ़ गई, और मेल की ओवरऑल 90s में रही। तो इससे आप देखकर मुझे एक बात बताइए कि
यहाँ पर कमज़ोर कौन लग रहा है आपको मैथ्स में कि मेल की सीटें भी खाली रह गई। यानी कि ऐसा नहीं कि मेल कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पास ही नहीं कर पाए, क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, सच्चाई है। मैंने एग्ज़ाम दिया है। और फीमेल की कट ऑफ आप देखिए 110 प्लस। ठीक, तो ये एक, मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ ये सच्चाई है कि मेल ज़्यादा ये पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तभी सीट्स खाली रह गई कि वो इतनी कम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए। और जबकि फीमेल उसमें दोबारा कट ऑफ लगानी पड़ी ज़्यादा करके, बिकॉज एग्ज़ाम ज़्यादा लोगों ने क्लियर कर लिया था पहली कट ऑफ पे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इस बेसिस पर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बोलो कि आर्ट्स में लड़के अच्छे नहीं होते, लड़कियां अच्छी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बोलो खाना लड़कियां अच्छा बनाती हैं, लड़के अच्छा नहीं बनाते, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। चलो बहुत बातें हो गई हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो ये जो उसने प्रोसेस किया शिक्षक ने, कौन सी विधि है? आराम से बताइए, फिर से पढ़ लीजिए इसको पॉज करके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय सिखानी है शिक्षक को, उसने एक शीट वितरित की है, उस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है, बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा है। तो ये कैसी विधि है? ठीक है, तो ये कैसी विधि है? समकोण वाले 4 त्रिभुज उस पर खींचे गए हैं, ये आपको बताना है। तो इस विधि में शिक्षक ने कौन सी विधि का यूज़ किया है? इस पूरे प्रोसेस में आगमन विधि का, इंडक्टिव मेथड का। 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि आगमन विधि का इसलिए प्रयोग बताया गया है यहाँ पर, उसने सब कुछ उसके बच्चों के सामने रख के उन्हें बोला है कि आप संबंध खोजिए। ठीक है, अब ये आगमन, निगमन, व्याख्यान, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इनको हम डिटेल लेक्चर में जब हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आगमन विधि होगा, इंडक्टिव मेथड होगा, ये आपको याद रखना है। 45 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के 2018 दिसंबर के सीटेट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन, मैथ्स पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप। कभी कभी आप अगर हिंदी के भी स्टूडेंट हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई शब्द आपको समझ नहीं आते, तो आप इंग्लिश की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर आता है। संकल्पना मानचित्र का मतलब है कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैप। इनमें से कौन सा कथन कॉन्सेप्ट मैप के बारे में सही नहीं है? यानी कि 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 45 का चारों ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर मार्क करिए। तो 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसके बारे में सही नहीं है। 2 कहता है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो अगर आपने ये पढ़ लिया ऑप्शन और फिर आपने ये ऑप्शन पढ़ा, आपको पता भी नहीं है कुछ इस संकल्पना मानचित्र के बारे में, तो भाई वो केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आराम से आप इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। पहला क्या कहता है कि संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। थर्ड कहता है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं, हिरार्किकल होते हैं। फिर फोर्थ कहता है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होते हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए गाइज, अब हमारा जो 2018 दिसंबर का पेपर था उसकी पेडागोजी कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं जुलाई 2019 के, और ये सेट क्यू है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, आगे पीछे होते हैं तब तक जब तक लास्ट टाइम जो सीटेट हुआ था, क्योंकि वो बहुत दिनों तक चला था, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस थे। लेकिन सीटेट जो एग्ज़ाम था उससे पहले एक ही दिन होता था, तो अलग अलग सेट्स उसके होते थे, तो सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होते थे, बाकी सेम होते थे। तो सेट नंबर क्यू है ये, जुलाई 2019 का पेपर है मैथ्स पेडागोजी का। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है एज यूजुअल। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे? समावेशित विद्यालय आप जानते हैं जिसमें हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एक इंक्लूसिव स्कूल है जिसमें दृष्टिबाधित छात्र भी हैं और नॉर्मल छात्र भी हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिनको कुछ कम आवाज़ आती है, कान में उनके प्रॉब्लम है, ठीक है। हर तरह के स्टूडेंट एक ही जगह हैं, उसको कहा जाता है समावेशित विद्यालय। तो उसमें आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे? 4 ऑप्शन है। पहला कहता है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का यूज़ करोगे। दूसरा, उन्हें विशेष शिक्षा के पास भेजोगे। भेजना होता तो आपके पास क्यों लाते भाई, ठीक है। थर्ड कहता है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दोगे। फोर्थ कहता है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाओगे। तो 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ? देखो सेकंड तो होगा नहीं, ना ही थर्ड होगा, अतिरिक्त समय नहीं दोगे। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाओगे, नहीं। मतलब क्या ही दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि वो कम माइंड वाली नहीं है, वो दृष्टिबाधित है, तो कुछ उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर भी नहीं हो पाएगा। तो उसका राइट आंसर, मुझे उम्मीद है अभी तक आपने तो मार्क कर लिया होगा। अब मेरा सुन लीजिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली जो है, ऑल्टरनेटिव मेथड जो हैं और जो रिसोर्सेज हैं, आप उनका यूज़ करोगे। उन्हें कोई चीज़ें छूकर बताएंगे, उनके हाथ में कोई चीज़ देंगे, है ना। कोई भी, जैसे आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, कोई शेप बताना चाहते हैं, वो शेप उनके हाथ में देंगे क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, वो छूकर उस चीज़ को समझेंगे। तो जितनी ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनका यूज़ करके आप उनको बताएंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अब 32 क्वेश्चन पर। 32 क्वेश्चन आपसे कहता है कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। कैसे किया उसने? 16 को 8 × 2 कर लिया, 8 दूनी 16, और 25 को कर लिया 5 × 5 यानी कि 5 पंजे 25। क्लियर है इतनी बात? फिर उसने क्या किया, देखो पहला स्टेप है उसका ये, उसने 8, 2 और 5, 5 कर लिया। फिर उसने क्या किया, 1 5 उठाकर यहाँ रख लिया और 2 यहाँ पर ले आया। तो 8 पंजे 40 कर दिए, 2 पंजे 10 कर दिए, और फिर 40 और 10 की करी तो 400 आया। क्लियर है इतनी बात? तो उसने ऐसे इसको हल किया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का यूज़ किया है? आपको क्या पता है कि उसने किस मेथड का यूज़ किया है? तो आपको पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो अभी मैं आपको बताऊंगी, आप आंसर देख लीजिएगा। 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्या वो साहचर्य नियम है, पुनरावृत्त है, प्रतिलोम गुणन है, वितरण सिद्धांत है? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलेंगे साहचर्य सिद्धांत या फिर एसोसिएटिव लॉ। इसमें इसको आगे पीछे कर, इसको पहले तोड़ लिया फिर इसको आगे पीछे अरेंज कर लिया, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? हमने ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो इनमें से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग समावेश, क्लास इंक्लूजन, संरक्षण कंजर्वेशन, मापन मेजरमेंट, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा 33 क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? क्योंकि नहीं पूछा है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना के लिए आपको मापन की ज़रूरत नहीं है, क्लास इंक्लूजन की ज़रूरत है, कंजर्वेट करने की ज़रूरत है, वर्गीकरण करने की ज़रूरत है, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। मापन की उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 कहता है संख्यांक और संख्या, एक क्या है संख्यांक न्यूमरल और एक है संख्या नंबर, इसके विषय में कौन सा कथन सही है? 2 कथन है। पहला कहता है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा कहता है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब ये दोनों बातें सही हैं। 34 का राइट आंसर 3 होगा। संख्यांक एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं,
और या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं, एक संख्या को संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोनों एक ही तो बात है, घुमा फिरा कर बोली गई हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 आपसे कहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कोई भी लैंग्वेज जो अच्छी लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, विच इज़ नॉट दी मैथमेटिकल प्रोसेस। इनमें से कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? मानदर्शन, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, कंठस्थ करना मेमोराइजेशन, आकलन करना एस्टिमेशन, पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन, क्या इनमें से गणितीय प्रक्रम नहीं है? 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? गणित का प्रक्रम नहीं है इनमें से एक, कौन सा? कंठस्थ करना, रटना, याद करना, मेमोराइजेशन करना। आपने शायद, जो लोग जिनके पास मैथ्स होता है एज अ मेन सब्जेक्ट, मैंने इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है। जो और कुछ याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, तो उसमें वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो स्टूडेंट आपको मिलेगा, जो मतलब मैथ्स में अच्छा है, उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपको और सब याद करने वाले सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया अपने साथ, अब तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैथ्स का एस्पिरेंट होने की वजह से जो और सब्जेक्ट्स होते थे थ्योरेटिकल, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बार बार पढ़ना होता है, चीज़ों को याद भी करना होता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में डेट्स हैं, अब उनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, तो वो मुझे बहुत गंदा लगता था उस समय। मुझसे याद वगैरह ही कुछ नहीं होता था, मतलब हो जाता था लेकिन बहुत मुश्किल होता था और अच्छा नहीं लगता था। तो ये अक्सर होता है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ जो मैथ्स के एस्पिरेंट होते हैं, उनके लिए मेमोराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, जो मेमोरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। खैर, क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो मैथ्स में कंठस्थ करने की जगह है ही नहीं, रटन की जगह है ही नहीं, मेमोराइजेशन की कोई जगह नहीं है मैथ्स में। 2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और ये भी बताना कि आप डेडली कौन से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। सीटेट क्लियर करने के बाद कोई टारगेट होगा ना आपका, कि आपको TSSB में जाना है, या आपको KVS में जाना है, या NVS में, कौन सा एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, या आप किस वजह से जॉब लेना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में, कुछ आपको सेकंड्स लगेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 36 कहता है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर यानी कि ये एडिशन पर आधारित है। पहला क्वेश्चन, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? पहला, ठीक। दूसरा, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है? अब बताओ कौन सा कथन सही है? योग पर आधारित है ये, ठीक है। एक प्राइस था मोबाइल फ़ोन का 9,950, दैट इज़ इंक्रीज बाय 375 आफ्टर बजट, तो फिर टोटल नई कीमत क्या हो गई? 36 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। 36 क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी कि मान लीजिए एक टोकरी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने बताए हैं, 10 संतरे हैं और एक में 15 हैं, तो एक समुच्चय बन गया है, ठीक है। 10 और 15 को क्या करना है, आपने ऐड करना है, तो इसको बोलेंगे समुच्चयन संरचना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? समुच्चयन, एग्रीगेशन, ठीक। दूसरा जो है वो संवर्धन है, उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। पहले उसका रेट 40 था, फिर उसमें 10 की और वृद्धि हो गई, तो वो 50 हो गया। दूसरे में कुछ इस तरह से मोबाइल के रेट के बारे में कहा गया है, तो उसको संवर्धन बोलेंगे, ऑगमेंटेशन बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में, माप मतलब मेजरमेंट,
उसमें विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। पियाजे के अनुसार माप में विभिन्न जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके संरक्षण की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसके विषय में सही कथन बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगी, गलत ऑप्शन हम क्यों ही पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर हम इसका राइट आंसर पढ़ेंगे 37 क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एक संकल्पना है पियाजे के अनुसार, तो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। 37 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। 4th क्या कहता है, देखो, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ये पियाजे ने बोली है बात कि माप यानी कि मेजरमेंट में क्या होता है, भार के संरक्षण की जो समझ आती है आयतन के यानी कि भार के बारे में पहले जानते हैं। सुनो, भार के बारे में पहले जानते हैं, वेट के बारे में पहले हमें समझ होती है, फिर कहीं जाके आयतन यानी कि वॉल्यूम के बारे में समझ आती है। इतना तो आप जनरल अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि आपको वेट का सबसे पहले पता चला था या वॉल्यूम का, वेट का पता चला होगा ना। तो 4th ऑप्शन सही है, और ये वैसे भी सही है, और ये किसने बोला है, पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 4th के स्टूडेंट्स को एक टीचर ये काम देते हैं कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करो, ठीक। 25 टाइल हैं, उनको ऑल पॉसिबल जो भी रेक्टेंगुलर एरेज हो सकते हैं उनमें अरेंज करिए। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जाएगा, यानी क्या यूज़ होगा इसमें। 25 टाइलों को अगर आपको आयताकार व्यू में लगाना है, आयताकार में, रेक्टेंगुलर शेप में 25 टाइलों को, तो इसमें आप क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे, ये डायरेक्टली आपसे पूछा है। 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप क्षेत्रफल सीखोगे, इसमें आप परिमाप सीखोगे, और गुणनखंड फैक्टर्स जो होते हैं उनको सीखोगे, ठीक है। क्योंकि 25 टाइलों को आपको आयताकार व्यू में एरेज में अरेंज करना है, तो वहाँ पर क्षेत्रफल भी आएगा, ये होता है आयत, ये वाला क्षेत्रफल भी आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप भी आएगा, चारों भुजाओं का योग, और गुणनखंड यानी फैक्टर्स भी आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेट बनेगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी हो सकता है मैथमेटिक्स में। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको राइट आंसर अपना मार्क करना है 39 क्वेश्चन का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 39 का, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2 में क्या कह रहा है आपसे, विवेचन करना, सोचना, फिर कहता है चर का प्रयोग करना, वेरिएबल का यूज़ करना। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। प्रतिरूप देखना, लुक फॉर अ पैटर्न, क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकता है, ठीक। अब ये ऑप्शन सही क्यों है, 3rd और 4th तो काट दीजिए बिल्कुल। जब आपने कंठस्थ देख लिया है ना, जहाँ पर मैथ्स में वो यूज़ ही नहीं होगा। पहले में भी कंठस्थ करना है, रट लेना है, नहीं यूज़ होगा भाई। अगर आपको सेकंड का पता भी नहीं है तो भी आप लगा सकते हो। रटना, कंठस्थ करना, जहाँ भी है वहाँ काट दो, ये कट दिया, ये कट गया और ये कट गया, बचा गया ऑप्शन नंबर 2। भाई रीजनिंग सोचते हो आप, मैथ्स में वेरिएबल का यूज़ करते हो, एक पैटर्न को देखते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्लियर है। बड़े नेक्स्ट पर 40 क्वेश्चन। वॉन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है। व्हेन हिलेज लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी व्हेन हिले ने इनमें से किसके स्तर की अवस्थाओं के बारे में संकेत किया है। स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न, या फिर संख्या की संकल्पना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पढ़िए और अपना राइट आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर एक्चुअल में क्या है वो बताऊंगी। 40th क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको मुझे उम्मीद है समझ आ रहे होंगे, पता चल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिए।
40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वेन हिले के जो स्तर हैं वो जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो ज्यामितीय चिंतन है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। या आपसे पूछा जाए वेन हिले रिलेटेड टू विच कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, तो आप ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लगाओगे। यानी यहाँ से आप ये ध्यान कर लीजिए कि वेन हिले एक कंसेप्ट से तो रिलेटेड है, वो है ज्यामितीय चिंतन यानी कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं तो आंसर मार्क कर देना। वेन हिले ने किसकी विकास की अवस्थाओं को संकेत किया है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो प्राइमरी में, सेकेंडरी स्कूल्स में, कहीं पर भी, ठीक है, माध्यमिक में, प्राथमिक में, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों का जो गणित का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे हर साल मैथ्स की पेडागोजी में पूछ सकता है क्योंकि ये ज़रूरी सवाल है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में गणित का कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का मैथ्स का जो सिलेबस है, करिकुलम है, सॉरी, मैथ्स का जो करिकुलम है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए क्योंकि वो छोटी क्लास के बच्चे हैं। कार्यविधि पर केंद्रित, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला, एडवांस। देखो एडवांस मैथ कहाँ आ जाएगा, 1st to 5th में। पहले आप देखो तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, प्राथमिक विद्यालय के बारे में। 1st से 5th के स्टूडेंट होते हैं, एडवांस मैथ थोड़ी ना सिखाओगे। संकल्पनाओं को कठोर होने वाला थोड़ी ना सिखाओगे। कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना भी उस समय आप नहीं सिखाओगे। बेस्ट क्या होगा कि आप उनको उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को बताएं। तो भाई प्राइमरी में जो करिकुलम होना चाहिए मैथ्स का वो उनके प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। क्लियर है। 42 क्वेश्चन 42 आपसे कहता है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 की संकल्पना को समझाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। टेलर्स, अबेकस, नंबर चार्ट, ग्राफ पेपर या डाइस ब्लॉक्स। आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझाना है, 2 पॉइंट्स वाले नंबर हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर हैं 2, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको आप कौन सी विधि से समझाओगे, कौन से तरीके से समझाओगे बच्चों को। 42 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आप उनको ग्राफ पेपर से बताओ। ग्राफ बनाकर, मान लीजिए 0 होता है, ये 1 2 3, इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो कहीं 0.3 ले लोगे, है ना, फिर 0.2 कहीं ले लोगे। उससे की हेल्प से, ग्राफ पेपर की हेल्प से ये संकल्पना आप बच्चों को समझाओगे। बेस्ट प्रोसेस होगा समझाने का, बेस्ट तरीका होगा। ठीक, क्लियर है। किससे समझाओगे, ग्राफ पेपर से। 42 का 3rd ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पर। 43 आपसे कहता है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर मैथ्स के बच्चों का मूल्यांकन करना है, उसके लिए कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। इन चारों में से एक प्रभावशाली नहीं है, बाकी 3 प्रभावशाली होंगी, उनसे आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो फटाफट बताओ ऑप्शंस को पढ़ के कि 43 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं होगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, 43 का 3 ऑप्शन। अब पहला क्या कहता है, पहला कहता है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करो, सही बात है। दूसरा कहता है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये भी बात। 4th कहता है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। डिजाइनिंग टास्क्स
टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और थर्ड क्या है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग। देखो आपने बच्चों का क्या करना है, गणित का मूल्यांकन करना है, और कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि समूह संचालित कार्यों का यूज़ करके आप उनका असेसमेंट ना करें, बाकी उनकी त्रुटि जानकर उनका विश्लेषण करें। एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं क्वेश्चन के, उस आधार पर करें। ठीक है, और उस आधार पर करें कि रटने में क्या अंतर है और अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर है। समूह संचालित इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कहता है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है। गणित का जो अध्यापन है, मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी है, उसको आपने इफ़ेक्टिव बनाना है, कौन सी विशेषता उसके लिए नहीं होगी। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा फर्स्ट। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, बिल्कुल भी नहीं। कठोरता से पालन तो आपको किसी भी चीज़ का नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विशेषता नहीं होगी, नहीं पूछा है कि प्रभावी बनाना है गणित के अध्यापन को, तो कौन सी विशेषता नहीं, पहली वाली, कठोरता से पालन आपको नहीं करना है। छात्रों की त्रुटियों का प्रतिरूप पर केंद्रित होना हो सकता है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित, बिल्कुल। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का यूज, सही बात है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का 59। कक्षा 3 में चतुर्थांश, जिसको क्वार्टर कहते हैं, 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम के अनुसरण की आवश्यकता है। इनके 3 पॉइंट्स को किस क्रम में आप बच्चे को बताओगे कि आप उसको चतुर्थांश 1/4 है ना, क्वार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बता पाओ। कक्षा 3 का स्टूडेंट है, बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। 59 क्वेश्चन, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब देख लेते हैं कि क्या इसका क्रम बनेगा। सबसे पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, फिर कहता है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, कि मतलब उससे रिलेटेड आप उसको चित्र दिखाओ कि ये चतुर्थांश हो सकता है ना, उसकी शेप। और थर्ड ऑप्शन है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, तो ये उचित क्रम होगा 59 का ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आप कोई ठोस पदार्थ लेके उसे चतुर्थांशों में बांट दोगे, 4 पार्ट्स में आप उसको बांट दोगे। उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र में दिखाओगे कि देखो ये एक चतुर्थांश है, ठीक है, ये एक चतुर्थांश है, क्वार्टर है। और फिर चतुर्थांश के जो प्रतीक होंगे, सिंबल्स होंगे, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे। ऑप्शन 2 इसका राइट सीक्वेंस होगा, राइट आंसर होगा। हमने 2 ईयर्स के जो क्वेश्चन है 18 और 19 के, है ना, क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं सीटेट की मैथ्स पेडागोजी के पेपर 1 के। लेकिन ये जो काम आएंगे आपके पेपर 2 में भी इक्वली काम आएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, पेडागोजी का मतलब भी क्या होता है, समझना होता है, और बेस्ट ऑप्शन को आपने चुनना होता है। तो ये पेपर 1 हमने बेसिकली 18 और 19 के 2 पेपर्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये काम आएगा दोनों में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको या कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपकी उस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे रिजॉल्व कर दें। बाकी अगर कोई भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद। अगर आप इसी तरह से क्लासेस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहते हैं कि वो किस टाइप के आए हैं, तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सीटेट में और आगे भी आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, वीडियो को दोबारा भी देख लेना, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी वीडियो आती है तो उसके आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।